नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, प्राणी कार्य एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। हमने मानव श्वसन तंत्र की सामान्य संरचना कैसी होती है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसका हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद में श्वसन क्या है, कितने प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है, अंतः श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है, 3 स्थानों पर गैसों का आदान प्रदान होता है, ये हमने देखा था। गैसों का आदान प्रदान भौतिकी के कौन सी नियम के आधार पर होता है, तो हमने देखा था कि वो आंशिक दाब में अंतर के कारण जो गैसें हैं वो अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर विस्तृत हो जाती हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में आज जो लेक्चर में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जैसा कि हमने देखा था कि वायु कुपिकाओं में जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है, वहाँ जो ऑक्सीजन है वो रक्त में डिफ्यूज हो जाती है, और रक्त में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु कुपिकाओं में चली जाती है, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसन के द्वारा पुनः वातावरण में बाहर छोड़ दिया जाता है। जब ये ऑक्सीजन रक्त में पहुंच जाती है तो आगे फिर इसका ऊतकों या कोशिकाओं तक उसको कैसे पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार ऊतकों या कोशिकाओं में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कुपिकाओं तक कैसे लाया जाता है। तो ये जो स्थानांतरण, जो एक शरीर के अंदर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो स्थानांतरण है, ये हमारे परिसंचरण माध्यम या जिसको हम रक्त कहते हैं उसके द्वारा होता है। तो रक्त में इन गैसों का स्थानांतरण किस फॉर्म में होता है, या ये किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट होती हैं, इसकी जो हम चर्चा इस लेक्चर के दौरान मैं आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं O2 का परिवहन, O2 ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताया कि कुपिकाओं में जहाँ इसका आंशिक दाब ज़्यादा होता है, इस कारण से ये कुपिकाओं से रक्त में पहुँच जाती है, रक्त केशिकाओं में पहुँच जाती है। रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजन का परिवहन है ये 2 प्रकार से हो सकता है, एक प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, और दूसरा आरबीसी में हीमोग्लोबिन अणु के साथ जुड़कर। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन जो है वह बहुत ही कम मात्रा में परिवहित होती है। लगभग 2 से 3% ऑक्सीजन है वो डिजोल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है, और बाकी अधिकांश जो ऑक्सीजन है लगभग 98% जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 97% लिखा है, कुछ किताबों में ये अलग मिलता है। तो लगभग 98% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन अणु के साथ जुड़कर ये परिवहित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकांश जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही परिवहित होती है। हीमोग्लोबिन के द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा हीमोग्लोबिन अणु की संरचना के बारे में थोड़ी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। वैसे तो हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में विस्तार से जो चर्चा है वो हम रक्त का जब संगठन पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में, उस दौरान हम इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीमोग्लोबिन जो है वो एक ओलिगोमेरिक और एलोस्टेरिक प्रोटीन होती है। ये एक संयुग्मी या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है जिसमें एक आयरन जो आयन है वह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें 2 घटक होते हैं, हीम समूह होता है प्लस ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो हीम समूह और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर जो अणु बनता है वो हीमोग्लोबिन कहलाता है। एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम समूह होते हैं और साथ में 4 ही ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं। पहले हम बात करते हैं हीम समूह की। हीम समूह क्या होता है? हीम समूह एक बड़ा यौगिक है जिसमें एक आयरन उपस्थित होता है। अगर हम एक हीम समूह की बात करें तो उसके सेंटर में एक आयरन है वो पाया जाता है। एक आयरन जो है वो यहाँ पर अपनी फेरस अवस्था में होता है, यानी इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 होती है। इस आयरन के साथ 4 पायरोल वलय जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर ये 4 पायरोल जो रिंग हैं वो इस आयरन के साथ जुड़ी होती हैं। तो आयरन की जो 6 संयोजकताएं होती हैं, उस 6 संयोजकताओं में 4 संयोजकताएं इन पायरोल वलयों के द्वारा फुलफिल हो जाती हैं। चारों पायरोल वलय हैं वो भी आपस में जुड़ जाती हैं, और इस प्रकार से 4 पायरोल वलय जुड़कर जो एक रिंग जैसी संरचना बनाती हैं, इसको प्रोटोपोरफायरिन वलय कहते हैं। इस प्रोटोपोरफायरिन वलय के साथ जब सेंटर में आयरन जुड़ जाता है तो इस संपूर्ण संरचना को हीम समूह कहा जाता है।
तो हीम समूह के सेंटर में आयरन जो कि अपनी +2 या फेरस अवस्था में मौजूद होता है और उसके साथ 4 पायरोल रिंग जो हैं वो जुड़ी होती हैं। अब हीमोग्लोबिन के निर्माण के दौरान ऐसे 4 हीम समूह पाए जाते हैं और प्रत्येक हीम समूह के साथ एक ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ती है। तो प्रत्येक हीम समूह का जो आयरन है उसके साथ एक ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ती है। उस ग्लोबिन प्रोटीन का जो हिस्टीडीन एमिनोमर होता है वो आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से 4 हीम समूह और +4 जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो मिलकर एक हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो ग्लोबिन प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन में पाई जाती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। वयस्क में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें जो पाई जाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन है वो 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली जो है वो अल्फा प्रोटीन कहलाती है और दूसरी बीटा प्रोटीन कहलाती है। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन होती है, इसमें 141 एमिनो एसिड होते हैं, जबकि 141 एमिनो एसिड होते हैं, जबकि जो बीटा हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है उसमें एमिनो एसिड की जो संख्या है वो 146 होती है। तो इस प्रकार से दोनों में ये एमिनोमल की संख्या होती है। एक हीमोग्लोबिन के अणु में 2 अल्फा प्रोटीन होती हैं और साथ में 2 ही बीटा प्रोटीन होती हैं। तो इस प्रकार से 4 ग्लोबिन प्रोटीन जो हैं वो हीमोग्लोबिन में पाई जाती हैं और प्रत्येक ग्लोबिन प्रोटीन अपने साथ एक हीम समूह के साथ जुड़ी होती है और इस प्रकार से हीमोग्लोबिन में 4 हीम समूह और 4 ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ जुड़ती है। तो ऑक्सीजन का जो अणु है वो आयरन के साथ जुड़ता है और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है वह ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ती है। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो आयरन के साथ बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ने से आयरन की जो संयोजकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आयरन की संयोजकता जो +2 होती है वो +2 ही बनी रहती है, वो +3 में कन्वर्ट नहीं होती है। इस कारण से इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण नहीं कहते हैं बल्कि इसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना वो ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब जितना अधिक होता है हीमोग्लोबिन के साथ उसकी जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो उतनी अधिक बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे या जिन स्थानों पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है वहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अधिक मात्रा में जुड़ी होती है और जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है वहाँ हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कम जुड़ पाता है। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया कि एक एलोस्टेरिक प्रोटीन होती है। एलोस्टेरिक प्रोटीन से क्या तात्पर्य होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एलोस्टेरिक प्रोटीन वे प्रोटीन होती हैं जिसमें एक से अधिक लिगेंड बाइंडिंग साइट होती हैं, यानी वो एक से अधिक स्थानों पे अपने लिगेंड से जुड़ जाती हैं और एक लिगेंड के जुड़ने से उसकी दूसरे लिगेंड से जुड़ने की जो एफिनिटी है या बंधुता है अगर बढ़ती है अथवा घटती है तो इस प्रकार की जो प्रोटीन है वो एलोस्टेरिक प्रोटीन कहलाती हैं। और इस प्रकार का जो फेनोमिनोन है या इस प्रकार की जो परिघटना है इसको कोऑपरेटिव फेनोमिनोन कहा जाता है। तो एलोस्टेरिक जो प्रोटीन होती हैं वो कोऑपरेटिव फेनोमिनोन में काम करती हैं। तो यहाँ पर इस कोऑपरेटिव फेनोमिनोन का मतलब है कि जैसे हीमोग्लोबिन के साथ जब पहला ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है तो उस दौरान हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की जो एफिनिटी या जो उसकी बंधुता है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही पहला ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाता है यानी एक हीम समूह वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के एक अणु के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद में दूसरा जब ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा तो वह एक अधिक सुगमता से या अधिक आसानी से वो उसके साथ जुड़ जाएगा और जब HbO2 के साथ जब दूसरा ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा तो HbO4 का निर्माण हो जाएगा। तो HbO4 के साथ अब तीसरा जब ऑक्सीजन अणु जुड़ेगा वो पहले की अपेक्षा और दूसरे की अपेक्षा वह और अधिक सुगमता से जुड़ता है। उसी प्रकार से ये क्रमागत रूप से जब चौथा ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा तो वह और ज़्यादा इजी वे में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार का जो फेनोमेनॉन है वो कोऑपरेटिव फेनोमेनॉन कहलाता है और ये जो प्रोटीन है वो एलोस्टेरिक प्रोटीन कहलाती है। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना वो है एक तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, दूसरा ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन होती है। इस कारण से जैसे जैसे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती जाती है वैसे वैसे बाकी ऑक्सीजन के अणुओं की जो सुगमता है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो हीम समूह है वो एक ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ता है और चूंकि हीमोग्लोबिन में 4 हीम समूह पाए जाते हैं इस कारण से वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को कैरी कर सकता है।
तो यहाँ पर जब हीमोग्लोबिन के साथ पहला ऑक्सीजन जुड़ता है तो Hb4O2 का निर्माण होता है। Hb4 का मतलब है यहाँ पर कि 4 हीम समूह मौजूद हैं। तो यह जो हीमोग्लोबिन है वो इसको 25% सेचूरेटेड हीमोग्लोबिन माना जाता है, यानी 25% संतृप्त हीमोग्लोबिन होता है। जब इसके साथ दूसरा ऑक्सीजन अणु जुड़ता है तो यहाँ पर ये 50% सेचूरेशन हो जाता है। जब तीसरा हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो यहाँ पर फिर ये 75% सेचूरेशन हो जाता है। और जब चारों ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते हैं और Hb4O2 का निर्माण हो जाता है तो ये ऐसा हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सेचूरेटेड कहलाता है। अर्थात जब हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़े हों तो वह 100% सेचूरेशन कहलाता है। और इसके मध्य अगर कहीं भी जो है वो 50% या 75% अगर हीमोग्लोबिन सेचूरेटेड है तो इसको पार्शियल सेचूरेशन कहते हैं। कुपिकाओं में जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब सर्वाधिक होता है वहां हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सेचूरेटेड हो जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे यह रक्त कोशिकाओं या ऊतकों में पहुंचता है वैसे वैसे ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता जाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है और जिससे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो वियोजन है या डिसोसिएशन है वो बढ़ जाता है और इस कारण से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है, तो फिर ये पार्शियली सेचूरेटेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना एक ऑक्सीजिनेशन होता है, ये ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि इस दौरान आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था मैंने आपको बताया कि ये +2 या फेरस फॉर्म में होता है, ये +2 फॉर्म में बना रहता है, ये +3 में कन्वर्ट नहीं होता। अतः इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण नहीं कहते बल्कि इसको ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी ये वापस ऑक्सीजन इसके साथ हट सकती है, ये जुड़ सकती है, तो यह एक रिवर्सिबल अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जहाँ ये आप एक समीकरण जो इस के रूप में मैंने इसको लिखा है कि जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है जो लंग्स में होता है वहाँ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, इसको एसोसिएशन कह सकते हैं। और टिश्यूज में जहाँ PO2 या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है वहाँ ये वियोजित हो जाता है और पुनः हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और O2 जो है वो ऊतकों को डिलीवर हो जाती है, जिसको डिसोसिएशन कह देते हैं। इसके बाद में एक है जो टॉपिक है वो मैट हीमोग्लोबिन। मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो सामान्यतः +2 स्टेज में होता है, Fe+2 में होता है। लेकिन कई बार कुछ रक्त में ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रक्त में उपस्थित होते हैं, ऑक्सीकारी अणु उपस्थित होते हैं, उनके कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। Fe+3 या जो फेरिक आयन जो है ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ सकता और इस कारण से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो रक्त है वो लाल रंग का नहीं दिखाई देता बल्कि वह नीले रंग का दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन का यह जो रूप होता है जिसमें आयरन अपनी +3 अवस्था में होता है इसको मैट हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सीजन के जुड़ने से या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण होने से जो रक्त है वो लाल रंग का हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो लाल रंग का हो जाता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन संतृप्त होता है उतना ही जो रेड कलर है वो ज़्यादा डार्क होता है। तो फुली सेचूरेटेड जो ब्लड होता है, यानी जो 100% सेचूरेटेड ब्लड होता है वो गहरे लाल रंग का होता है। और जितना कम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है या जितना ये पार्शियली सेचूरेटेड जितना कम होता है उतना ही उसका जो रेड कलर है वो लाइट होता है, हल्का होता है। तो मैट हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता वह नीले रंग का दिखाई देता है, जिस कारण से रक्त का रंग नीला दिखाई देता है। सामान्यतः रक्त में ये आयरन का +2 से +3 में कन्वर्ट होना चलता रहता है, लेकिन ब्लड में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको मैट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज कहते हैं। ये एंजाइम इसको वापस अपचित कर देता है और ये +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा जो है वो लगातार ब्लड में चलता रहता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ब्लड में मिलते रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कंपाउंड या यौगिक अगर ब्लड में पहुंच जाते हैं जो इस एंजाइम के साथ एक इनहिबिशन करते हैं, इसका जो एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन या प्रतियोगी संदमन हो सकता है। ऐसा ही जो है वो सर्प के काटने से सर्प जो विष अगर हमारे रक्त में पहुंचता है तो वह इस सर्प विष जो होता है वो मैट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम के साथ एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है, क्योंकि इस सर्प विष की भी
जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी होती है ये भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, और साथ में इसके जुड़ जाने से फिर ये एंजाइम हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाता, और ऐसी स्थिति में जो हीमोग्लोबिन है वो वापस अपचित नहीं हो पाता है। और इस कारण से जो सांप के काटने से हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है उसका रंग नीला पड़ जाता है, उसका खून है वो नीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार का जो हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन जो है वो अपने +3 स्टेज में पहुंच जाता है, और वो इसी अवस्था में अगर बना रहे वह स्थिति काफ़ी घातक होती है, और जो हाइपोक्सिया की स्थिति ऊतकों में उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन कितनी हीमोग्लोबिन में जुड़ती है इसको हम थोड़ा और यहाँ पर इसका अगर हम ml में अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.3 ml O2 को कैरी करता है, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसके 100 ml ब्लड में लगभग 14.8 जो ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार से 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितनी पाई जाएगी या वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो हम देख सकते हैं जो लगभग 19 ml जो O2 है वो कैरी की जा सकती है। तो 100 ml ब्लड जो है वो 19 ml O2 को कैरी कर सकता है। ये जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन हमने देखा कि कुछ मात्रा में ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में भी कैरी होती है, और इस कारण से अगर हम इसको जोड़ें तो टोटल जो 20 ml जो ऑक्सीजन है वो कैरी की जा सकती है। तो 100 ml ब्लड है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। जब हम एक विश्रांत अवस्था में होते हैं या विश्राम की स्थिति में होते हैं, हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती और कोशिकाओं को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हमारा जो ब्लड है वो एक हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऑक्सीजन के अणु को डिलीवर करता है, यानी 25% ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है, और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 75% सेचुरेटेड रहता है। लेकिन जब हम एक्टिव होते हैं या कोई मेहनत या कसरत कर रहे होते हैं उस दौरान हमारा जो रक्त है उसमें एक हीमोग्लोबिन का अणु 3 ऑक्सीजन के अणुओं को डिलीवरी करता है ऊतकों को, और ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन के पास अब एक ऑक्सीजन का अणु रह जाता है, और ऐसा हीमोग्लोबिन है वो 25% सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो सामान्य अवस्था में या विश्राम की अवस्था में हीमोग्लोबिन जो है वो 75% सेचुरेटेड रहता है, जबकि एक्टिव स्टेज में या हम गति कोई कर रहे होते हैं या कोई मेहनत या कसरत कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में 25% हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड रहता है। इसके बाद में आता है एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यह जो कर्व है वो ऑक्सीजन के पार्शियल दाब के सापेक्ष हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन को प्रदर्शित किया जाता है। यह जो कर्व है वो सिग्मोइड आकार का प्राप्त होता है, यानी सिग्मा के शेप में प्राप्त होता है। इसमें एक एक्स पे हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखा रहे हैं, और दूसरी एक्स पे या वाई एक्स पे हम कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड हुआ है उसको दिखा रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन भी बढ़ता है, लेकिन यह एक लीनियर कर्व नहीं है। यहाँ पे देखना ये एक सिग्मोइड कर्व है। सिग्मोइड कर्व से तात्पर्य है कि जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम गति से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ये पार्शियल प्रेशर थोड़ा और बढ़ता है या कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद में ये बिल्कुल एक अपराइट हो जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ जाता है, और उसके बाद में वापस थोड़ा कम होते होते जब हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सेचुरेटेड हो जाता है तब ये एक सीधी रेखा में हो जाता है। इसके बाद में पार्शियल प्रेशर को चाहे कितना ही बढ़ाया जाए, अब उसके सेचुरेशन चूंकि वो मैक्सिमम हो चुका है, वो 100% हो चुका है, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रारंभ में पार्शियल प्रेशर के थोड़े बढ़ने से प्रतिशत जो है वो सेचुरेशन जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम गति से बढ़ रहा है, उसके बाद में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। तो यह जो कारण है इसका ये जो वक्र इस प्रकार का प्राप्त होता है, इसका जो कारण है वो वही है जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया, क्योंकि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना एक कोऑपरेटिव फिनोमिनॉन है। प्रारंभ में जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो वो थोड़ी कम एफिनिटी के साथ जुड़ती है, उसका जुड़ना थोड़ा अधिक मुश्किल होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ती जाएगी तो अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है उसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की वो बढ़ जाती है, और इस कारण से बाद के जो ऑक्सीजन जो अणु है वो बहुत अधिक सुगमता के साथ जुड़ पाते हैं। इस कारण से ये एक सिग्मोइडल प्रकार का वक्र प्राप्त होता है।
कोऑपरेटिव फेनोन किस कारण से होता है इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हीमोग्लोबिन जो है वो जो अपचयित हीमोग्लोबिन है ये अपनी दो प्रकार की अवस्थाओं में पाया जा सकता है। इसकी जो एक अवस्था है जिसको टेंस स्टेट कहते हैं, इसको टी से निरूपित करते हैं, और दूसरी जो है इसको रिलैक्स स्टेट कहते हैं, जिसको आर से निरूपित करते हैं। तो हीमोग्लोबिन दो फॉर्म में हो सकता है। प्रारंभ में जब ये 0% सेचुरेटेड होता है तो चारों हीम समूह जो है वो मान लीजिए कि टेंस स्टेट में है। चारों जो हीम समूह हैं वो टेंस अवस्था में है, यानी वो टी स्टेट में है। टी स्टेट में ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी काफ़ी कम होती है, और जैसे ही वो आर स्टेट यानी रिलैक्स स्टेट में पहुंचता है उसकी ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। तो प्रारंभ में चारों ही हिम समूह जैसे मान लीजिए टी स्टेट में है। अब पहला जब ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा तो वह थोड़ा अधिक मुश्किलता से जुड़ेगा, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है। लेकिन पहला ऑक्सीजन जैसे ही हिम समूह के साथ जुड़ जाता है तो एक हिम समूह अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब रिलैक्स स्टेट में आ गया, बाकी तीन जो हैं वो अभी टी स्टेट में है और इसके साथ ऑक्सीजन का अणु जुड़ा है। तो अब ये बाकी जो तीन हीमोग्लोबिन के जो हीम समूह है उसके साथ अब O2 की एफिनिटी को बढ़ा देगा, यानी एक हीमोग्लोबिन एक हीम समूह के आर स्टेट में आ जाने से बाकी तीन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में दूसरा ऑक्सीजन का अणु जो है वो अधिक सुगमता से जुड़ पाएगा, जिससे दूसरा जो हीम समूह है वो भी आर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी एफिनिटी और अधिक बढ़ जाएगी, और तीसरा है जो हिम समूह उसके साथ ऑक्सीजन और अधिक सुगमता से जुड़ पाता है। इसी कारण से जो ये ऑक्सीजन का जो जुड़ने का जो ये वक्र है वो सिग्मोइड आकार का प्राप्त होता है। और जहाँ पर ऑक्सीजन का जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन की जो जुड़ने की जो प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है वो और अधिक होती है। और इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने इसको देखिए आप, यहाँ पर ये 100% जो है वो सेचुरेशन है, यानी 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो गया है, और यहाँ पर ये 50% सेचुरेटेड है। तो जहाँ पर हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड होता है उस स्थान पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है वह जो वैल्यू होती है उसको P50 कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जिस आंशिक दाब पर हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड हो जाता है वो P50 कहलाता है, और इसको KD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको KD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि KD का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा उतनी ही उस प्रोटीन की अपने लिगेंड के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो उतनी ही कम होगी। ध्यान देने वाली बात है कि KD का मान या P50 का मान जितना अधिक होगा उतनी ही उस, अगर हम इसको एंजाइम के संदर्भ में बात करें तो एंजाइम प्लस उसका क्रियाधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि KD का मान जितना अधिक होगा उतनी उस प्रोटीन की उस लिगेंड के साथ बाइंडिंग की एफिनिटी कम होगी, और ये जितना ही कम होगा उतनी ही जो एफिनिटी है वो ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन का जो वियोजन वक्र है ये सिग्मोइड प्रकार का प्राप्त होता है। अब बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अब चूंकि जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सर्वाधिक होता है, चूंकि जहाँ फेफड़ों में, तो वहाँ पर ये वियोजन जो वक्र है ये जल्दी प्राप्त हो जाता है और 100% सेचुरेटेड हो जाता है। ये जो वियोजन वक्र बनाया गया है ये एक सामान्य स्थिति में बनाया गया है, यानी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस, और जो रक्त की जो pH है वो 7.4 pH, यानी कि जो आइडियल कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये वियोजन वक्र बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो इस वियोजन वक्र को प्रभावित करते हैं, और इस कारण से ये जो कर्व है ये लेफ्ट साइड में या राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो उसको लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट कहा जाता है। वो कारक कौन से हैं इसकी हम चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करूँगा, क्योंकि ये फिर आपके लिए एक लेंथी और हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और कैसे प्रभावित करते हैं उसकी हम बात करेंगे। बाकी इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।